पापा को मेरे हाथ की आलू पूरी बहुत पसंद थी। एक काम करती हूँ, सबके लिए आलू पूरी बना देती हूँ और मीठे में बेसन का हलवा। ये सोचते हुए रीना खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में उसकी नंद कोमल भी बाहर से काम करके आ जाती है। अरे भाभी, खाना बन गया क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। कोमल रसोई में आकर देखती है। हाँ दीदी, बस थोड़ा सा समय और दो, मैं सब खाना लेकर आती हूँ। कोमल कमरे में जाकर चटाई बिछा देती है। इधर रीना सारा खाना चटाई पर रखती है और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, कितना अच्छा खाना बनाया है आपने। हाँ बेटा, सच में पूरियां देखो, पूरी फूली फूली है और इन पर जरा भी तेल नहीं लगा है। और मुझे तो हलवा बहुत पसंद आया है। सब लोग रीना के हाथ से बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं और बाद में सरला और रमेश उसे पहली रसोई का शगुन भी देते हैं। रीना अपने ससुराल में बहुत खुश है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रीना की सास हमेशा उसके साथ काम में हाथ बटाती है। उसकी नंद भी बहुत अच्छी है। एक दिन कोमल रीना से कहती है, भाभी आप तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, हम लोग तो काम के बहाने थोड़ा बाहर चले जाते हैं। चलो आज थोड़ी देर कॉलोनी में घूम कर आते हैं, यही पास में एक पार्क है, वहाँ चलते हैं। वैसे भी घर में बहुत गर्मी हो रही है। इन दोनों की बातें सुनकर सरला कहती है, हाँ ये सही रहेगा। रीना तुम जाओ कोमल के साथ, थोड़ा बाहर घूमोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। रीना और कोमल कॉलोनी वाले पार्क में घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों हंसते हंसते बातें कर रही होती हैं। इधर नेहा अपने घर की बालकनी में लगे पौधों को पानी दे रही होती है। अचानक नेहा की नजर रीना पर पड़ती है। अरे रीना, तुम देखो मैं यहाँ हूँ। नेहा की आवाज सुनकर रीना तुरंत ऊपर देखती है और उसे पहचान लेती है। अभी ये लड़की कौन है जो आपको देखकर ऐसे चिल्ला रही है? ये मेरी बचपन की दोस्त है, हमारे मोहल्ले में रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी शादी इसी कॉलोनी में हुई है। इसका तो कितना बड़ा ससुराल है। नेहा की बात सुनकर रीना और कोमल वहीं रुक जाते हैं। इधर नेहा जैसे ही अपनी छत से नीचे उतर कर आती है, रीना उसके ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। नेहा आते ही रीना को गले लगा लेती है। अरे हम दोनों एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला। भाई हैरान तो मैं भी हूँ, यही पास में 4 घर छोड़ के मेरा घर भी है और ये मेरी ननद है कोमल। वैसे तुम ऊपर बालकनी में क्या कर रही थी? देखो ना, इतना बड़ा ससुराल है मेरा, इतना बड़ा घर है। मेरी जेठानी तो हॉस्पिटल जाते हैं ड्यूटी करने, मेरी सास वकील है, अभी भी कोर्ट गई हुई है, तो घर पर मैं अकेली बैठकर बोर हो रही थी। वैसे तो दिन भर टीवी देख लेती हूँ, खाना भी नहीं बनाना पड़ता, नौकर लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पौधों को पानी दे दिया जाए। नेहा रीना के सामने अपने ससुराल वालों की तारीफ करने लगती है, जो कि कोरा दिखावा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल, हमेशा से तू ऐसा ही चाहती थी, भगवान ने तेरी सुन ली। अरे क्या सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर करेगी? चल अंदर आ। नहीं यार, अंधेरा होने वाला है, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। मम्मी जी हमारी राह देख रही होगी, मैं फिर कभी आऊंगी। वैसे तुम्हें टाइम मिले तो कभी जीजू को लेकर मेरे घर आना। हाँ जरूर, मैं उनसे कहूंगी तुम्हारे बारे में। वैसे तो वो दिन भर ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बचपन की सहेली के लिए तो समय निकाल सकते हैं ना। वैसे भी वो मेरी सारी बातें मानते हैं। नेहा रीना के सामने खूब दिखावा करती है। दोनों थोड़ी देर बातें करती हैं। उसके बाद कोमल और रीना अपने घर आ जाते हैं। रीना जाकर देखती है कि उसकी सास ने सब्जियां काट कर रख दी हैं और वो बाकी के काम भी करने लगी है। अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप रहने तो मैं कर देती हूँ। अरे बेटा देखो तो कितनी गर्मी हो रही है, तो अकेले कब तक करेगी? एक काम कर, तू गैस पर रोटी बना ले, मैं चूल्हे पर सब्जी में तड़का लगा देती हूँ। एक तरफ नेहा है जो अपने ससुराल वालों को झूठा दिखावा रीना के सामने करती है, लेकिन दूसरी तरफ रीना के ससुराल वाले सच में उसका बहुत ध्यान रखते हैं, मगर वो किसी के सामने ऊंची ऊंची बातें नहीं बनाते। थोड़ी देर में रीना अपनी सास के साथ सब्जी बना देती है और रोटियां भी तैयार हो जाती हैं। तभी रीना के देवर, पति और ससुर बाहर से काम करके घर आते हैं। रीना उन सबको मटके का ठंडा ठंडा पानी देती है। भाभी आप थोड़ी देर इस कूलर के सामने बैठ जाओ, देखो कितनी गर्मी है, कब से काम करने में लगी हुई हो, बाकी का काम मैं कर दूंगी। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, बाद में क्यों खाओगी, तुम हमारे साथ ही खाओगी। हाँ बेटा, लड़कियां और बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, भला ये घर में सबसे बाद में खाना कैसे खाएंगी? इस तरह रीना का पूरा परिवार उसे अपने साथ ही खाना खिलाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। दूसरी तरफ एक दिन दीपा कोर्ट से बाहर आती है। उफ, बाहर कितनी गर्मी है, कोर्ट में भी इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। एसी नहीं लगवा सकती, अपनी कार में थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन कार से घर तक जाने में ही भगवान कितनी गर्मी लग जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान हो? लगता है आज फिर कोई बेकार ऑपोजिशन फंसा है। ओ प्लीज, आप तो बस रहने दीजिए, दिन भर बस घर बैठे बैठे फोन चलाते रहते हो। अरे भाई, मैंने ड्यूटी की है, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं भी कहता हूँ तुम भी रिटायरमेंट ले लो। दीपा कपिल की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे में जाती है और नेहा को आवाज लगाती है। नेहा, कहाँ मर गई तू?
तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है, जब कोई बाहर से आता है तो उसे चाय पानी के लिए पूछ लेते हैं। नेहा तुरंत अपने कमरे से भागती हुई दीपा के कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी की बच्ची, जा मेरे लिए अच्छा सा खाने पीने का कुछ बना कर ला। फ्रिज में मैंगो पड़ा है, मैंगो शेक बना देना और उसमें अमूल की क्रीम भी डाल देना। दीपा तो ये सब कह देती है, लेकिन ये सारी बातें नेहा के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। क्या कह रहे हो मम्मी जी? मैंगो मैंगो क्या होता है? और अमूल कौन सी क्रीम रखी है? क्रीम तो चेहरे पर लगाने वाली होती है। अरे ओ अनपढ़, आम को मैंगो कहते हैं ना। जा अब खड़ी खड़ी मेरा सिर मत खा, जाकर आम का जूस बना। दीपा की बात सुनकर नेहा फिर रसोई में जाकर मैंगो शेक बनाने लगती है, लेकिन पढ़ी लिखी न होने की वजह से वो खराब क्रीम मैंगो शेक में डाल देती है। इधर उसके जेठ जेठानी भी हॉस्पिटल से वापस घर आ जाते हैं। नेहा सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है। जैसी राधिका गिलास उठाती है और मैंगो शेक की एक चुस्की लेती है, वो गुस्से में बोल पड़ती है। अरे नेहा, तुमने इसमें खराब क्रीम डाली है। इसने वही खुली क्रीम डाली होगी। तुम क्या हम सबको मारना चाहती हो? ये सीधा सीधा मर्डर अटेम्प्ट है। आईपीसी की धारा 307 के तहत मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, फिर लगाते रहना जेल के चक्कर। नेहा को और कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन जेल का नाम सुनते ही वो डर जाती है। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था ये क्रीम खराब हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नेहा सारा मैंगो शेक वापस ले जाती है और फिर से सही क्रीम डालकर मैंगो शेक बनाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब अगर नेहा जरा से भी गलती करती तो उसकी वकील सास तुरंत उसे धाराएं और कानून समझाने लगती, जिसकी वजह से नेहा हमेशा डरी डरी रहती है। दूसरी तरफ एक दिन रीना रसोई में होती है। मम्मी जी, चूल्हा नहीं चल रहा है, लगता है गैस खत्म हो गई है। गैस कैसे भरवाऊं? सनी जी भी काम कर रहे हैं। बेटा काम कर रहा है तो क्या हुआ, उसे बोल दो, वो सिलेंडर भरवा लाएगा। रीना के ससुराल वालों का मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है और सनी भी अपने पापा के साथ चाक पर घड़ी बना रहा होता है। उसके हाथ मिट्टी में सनी है। सनी जी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, आप भरवा लाइए ना। सनी वहां से कहता है, रीना मेरा फोन उठाओ और उसमें गैस नंबर बुक है, उस पर मिस कॉल कर दो, सिलेंडर बुक हो जाएगा। सनी की बात सुनकर रीना हैरान और परेशान हो जाती है और आराम से कहती है, मुझे फोन चलाना नहीं आता, एक कॉल करने भी नहीं आता। ये सुनकर सनी हाथ धोकर वहां आता है, क्योंकि उसे लगता था कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो रीना जानती होगी। इस बात पर रीना को सुनाने की बजाय वो प्यार से समझाता है और उसे फोन चलाना सिखाता है। देखो, यहाँ से नंबर निकालते हैं और ये कुछ भी एक नंबर से तुम याद रख सकती हो, जैसे गैस गा से बनती है और ये आपको डायल किया, मिस कॉल की और ये हमारा कोड आ गया, जिसको सिलेंडर लाते वक्त हमें एजेंसी वाले को देना है। समझ गई ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। ये सुनकर सनी बहुत खुश होता है और वो गैस सिलेंडर लेने एजेंसी में चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। दूसरी तरफ नेहा साहिल को फोन करती है। मेरी सारी सहेलियां अपने पतियों के साथ, कोई दिल्ली जा रही, कोई मुंबई, और एक आप हो, मुझे मेरे मायके तक नहीं लेकर जाते। आप घर वापस कब आओगे? अरे ओ गवार, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं बैठा हूं मैं, दुनिया भर के काम है मुझे, और ये ऑफिस टाइम में फोन मत किया कर। मुझे पता नहीं किस पागल ने तुझे कॉल करना सिखा दिया। ये कहकर साहिल गुस्से में फोन रख देता है और सीधा अपनी माँ से नेहा की शिकायत कर देता है। दीपा नेहा के कमरे में जाकर कहती है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में बस तुम ही हो जो काम नहीं करती, बाकी सब काम करते हैं। आइंदा साहिल को ऑफिस टाइम में फोन मत करना, वो बहुत बिजी रहता है, और अगर तुमने ऐसा किया तो आईपीसी की धारा 509 के तहत मेरी बात की इज्जत ना करने का केस लगा दूंगी। फिर काटती रहना कोर्ट के चक्कर। हर बार की तरह दीपा इस बार भी नेहा को धमकी देकर वहां से चली जाती है। बेचारी नेहा अब किसी से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन दीपा नेहा से कहती है, नेहा, मेरी कुछ दोस्त आज लंच पर आएंगी तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ये कहकर दीपा कोर्ट चली जाती है। इधर नेहा पूरी मेहनत करके खाना बनाती है। खाना तो मैंने बना दिया है, घर भी साफ हो गया है, अब नहा लेती हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सुबह इतनी गर्मी नहीं थी और अब इतना काम करके पूरे पसीने में हो गई हूँ। नेहा खुद से ही जोर जोर से बातें कर रही होती है। इधर इतनी देर में दीपा अपनी दोस्तों के साथ घर में एंट्री करती है। नेहा की यह हालत देखकर और उसको ऐसे काम वाली की तरह बोलते हुए सुनकर उसकी दोस्त निहारिका कहती है, अरे दीपा, तुम्हारी काम वाली अभी तक काम कर रही है। एक मेरी काम वाली है जो इतनी कमजोर है कि सुबह 9 बजे से ही सारा काम खत्म करके उसे जल्दी ही जाने की लगी रहती है, और बाकी का काम मुझे शाम को करना पड़ता है। नहीं भाई, मैं तो एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी इसको, लेकिन काम सारा कराती हूँ। दीपा अपनी दोस्तों के सामने नेहा को काम वाली बताती है, जिस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। नेहा सारा खाना पहले ही दीपा के कमरे में पहुंचवा चुकी होती है और अब वो कमरे में अपने जाकर रोने लगती है। चले जाने दो, एक बार मम्मी जी की दोस्तों को मैं पूछूंगी आखिर उन्होंने सबके सामने मुझे नौकरानी क्यों कहा।
नेहा अपने कमरे में बैठी परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ दीपा अपनी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त चली जाती हैं। तभी नेहा दीपा के कमरे में आती है। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, तो आपने अपने दोस्तों के सामने मुझे नौकरानी क्यों कहा? मैं ये बात अपने पापा को बता दूंगी कि आप मुझे नौकरानी बना कर रखती हैं और दूसरों के सामने नौकरानी ही कहती है। पहले तो आवाज नीचे करो। धमकी क्यों दे रही हो तुम मुझे? तुम्हें पता है ना, आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकी देने की कोशिश करना कानूनी जुर्म है और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। मम्मी जी, मुझे जेल में मत भेजना। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं तो बस कह रही हूँ कि मैं इस घर की बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे सब पता है तुम इस घर की क्या हो क्या नहीं। जाओ अपना काम करो और अपने काम से काम रखो। बेचारी नेहा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सनी रीना से कहता है, रीना, मैं क्या कह रहा था, आज तो घर का काम सारा जल्दी खत्म हो गया है। चलो क्यों ना तुम्हारी उस अमीर दोस्त के घर चलते हैं, जरा हम भी तो देखें अमीरों की ठाट बाट। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मेरा भी नेहा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रीना अपने पति सनी के साथ नेहा के घर जाती है। रीना को देखते ही नेहा उसके गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? चुप हो जाओ और मुझे सब बताओ। यार, मैं गलत थी जो सोचती थी कि पढ़ा लिखा ससुराल मिलेगा मुझे और मैं वहाँ खुश रहूंगी। मेरी सास तो सच में बहुत खराब है। मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। क्या सच में? और तुम्हारा पति साहिल, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारी सास को कुछ नहीं कहता? वो तो हमेशा काम से बाहर ही रहते हैं। जब से शादी हुई है मुश्किल से 3-4 दिन ही घर आए होंगे। नेहा रीना को सब सच बता देती है। अरे ये तो सच में बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी सास तो अपने वकील होने का गलत फायदा उठा रही हैं। चीची प्लीज मुझे बचाओ इस घरेलू हिंसा से। ये लोग मुझ पर सच में बहुत अत्याचार करते हैं। रीना नेहा के आंसू पोंछती और उसे समझाती है। तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो हाई कोर्ट में वकील है, मैं उससे बात करता हूँ। सनी और रीना नेहा से बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में दीपा भी वहां आ जाती है। इधर ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इन्हें घर से जाता हुआ देखकर दीपा कहती है, क्यों रे, तू मोहल्ले में मेरी बदनामी करती फिर? तुझे नहीं पता कि दूसरों के सामने बदनामी करने से मानहानि का केस हो सकता है? आईपीसी की धारा 499 के तहत मैं तुझ पर मानहानि का ठेस ठोक दूंगी। फिर लगाना कोर्ट कचहरी की चक्कर। इस बार दीपा की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर सनी अपने दोस्त आर्यन से नेहा की सारी सिचुएशन बताता है। समझ गया भाई, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। उसके सास नेहा के अनपढ़ होने का पूरा फायदा उठा रही है और गलत सलत तरीके से उसे धाराओं का ज्ञान देकर धमका रही है। हाँ यार, नेहा सच में बहुत परेशान है और उसका पति साहिल, वो बाहर रहता है। शादी के बाद 4 दिन भी वो घर पर नहीं रुका है। भाई मैं आकर सारा मामला देखता हूँ। फिलहाल मुझे वापस आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, तो टेंशन मत ले। आते ही पूरी केस की स्टडी करूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। आर्यन से बात करके सनी फोन रख देता है। दूसरी तरफ आज कपिल की तबीयत थोड़ी खराब होती है। दीपा और कपिल जाकर दवाई लेकर आते हैं। नेहा, ये लो तुम्हारे पापा की दवाई है। सुबह शाम टाइम से देती रहना। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। ये एसी किसने बंद किया? जरा इसे चलाओ तो। नेहा एसी ऑन करती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी शाम होती है। नेहा दवाई के दोनों लिफाफे देखती है। अब इसमें कौन सी सुबह की दवाई है और कौन सी शाम की, ये कैसे पता लगाऊं? नेहा अनपढ़ है, इसलिए उसे पता ही नहीं लगता कि कौन सी दवाई सुबह की और कौन सी शाम की। तो वो दोनों लिफाफे लेकर अपने ससुर के पास चली जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था अनपढ़ बहू मत लाओ। लो भाई, ये रही सुबह की और ये रही शाम की। इतना भी पढ़ना नहीं आता। अरे ये जानबूझकर हमें बीमार करना चाहती है। ये कोई सीधी नहीं बल्कि चालाक है। मम्मी जी, चालाकी की कौन सी बात है? मुझे पढ़ना नहीं आता तो क्या करूं मैं? वैसे भी आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप मुझे पढ़ा दोगी, लेकिन ससुराल लाने के बाद तो आपके अलग ही रूप दिखाई पड़े। आज नेहा पहली बार दीपा के सामने बोलती है, जिस पर दीपा कहती है, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। आईपीसी की धारा 504 लगाकर कोर्ट के चक्कर लगवा दूंगी। ये कहकर दीपा नेहा पर हाथ उठाने वाली होती है। इतनी देर में आर्यन और सनी वहां आ जाते हैं। बस करिए आंटी जी, बहुत हो गया। और ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आप पर घरेलू हिंसा का केस हो सकता है? आर्यन के ऐसे बीच में बोलता देखकर दीपा कहती है, अरे तुम कौन होते हो मुझे कानून सिखाने वाले? मैं खुद कानून की पढ़ी लिखी वकील हूँ। वकील और कोई ऐरा गहरा मुझे आकर धाराओं का ज्ञान कराएगा क्या? आंटी जी, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं, हाई कोर्ट में वकील हूँ। ये देखिए मेरा लाइसेंस। जैसी आर्यन अपने वॉलेट से लाइसेंस निकालकर दिखाता है, दीपा हक्की बक्की रह जाती है। हाँ तो वकील हो अपने घर के, मेरे घर में वकालत क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अपनी बहू के साथ घरेलू हिंसा की है, उनको धमकी दी है, अपमान किया है और यहाँ तक कि मारपीट का केस भी आप पर हो सकता है।
क्यों भूल गई? आईपीसी की धारा 323 के तहत अगर आपने अपनी बहू को हाथ लगाया तो आप जेल जा सकती हैं, जो कि आपने हमारे सामने ही किया है। आर्यन और सनी को देखकर नेहा के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। भैया मेरी शादी को 4 महीने हो गए हैं और 4 महीनों से मेरे साथ ऐसा ही चलता आ रहा है। नेहा अपने हाथ पर बने निशान दिखाती है जो उसकी सास ने हाथ पकड़कर मरोड़ रखा था। हाँ तो तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? कौन सा पति? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी शादी हुई नहीं है। मैं यहाँ नौकर बनकर आई हूँ। शादी के 4 दिन भी मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा। अब मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे तलाक चाहिए। हाँ तो ले लो तलाक। कौन सी तुम्हारी जैसी बहू पाने के लिए कोई मर रहा है? अरे मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारी जैसी अनपढ़ गंवार को अपने घर की बहू बनाया। आंटी जी, पत्थर आपकी अकल पर पड़े थे या किस पर पड़े थे ये तो आपको कोर्ट में जाकर पता लगेगा। फिलहाल तो मैं कोर्ट से तलाक के पेपर मरवाता हूँ और तब तक नेहा आपके पास रहेगी और आप लोग इसे कुछ नहीं कहोगे। अगर कुछ कहने की कोशिश या धमकी आपने दी तो आप पर केस हो सकता है, पता है ना आपको, आप वकील हो। आर्यन अच्छी खासी दीपा की वकालत का पाठ पढ़ाकर वहां से चला जाता है और अगले दिन तलाक के पेपर लेकर आता है जिस पर वो पहले से ही नेहा के साइन ले लेता है। इधर साहिल को भी मुंबई से घर वापस आना पड़ता है और अब ये सब लोग कोर्ट में मिलते हैं। जज साहब, मेरी क्लाइंट नेहा अनपढ़ है, ये जानते हुए भी दीपा ने अपने बेटे साहिल, जो कि मुंबई में एक मशहूर सीए है, उसके साथ इसकी शादी की, केवल और केवल इसलिए कि ये अपना दबदबा नेहा पर बनाकर रखे और इससे घर का सारा काम करवाए। जज साहब ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ही दीपा कहती है तुरंत नेहा बीच में बोलती है। जज साहब ये सच है, जब से मेरी शादी हुई है मेरी सास ने मुझे कभी बहू की तरह देखा ही नहीं। हमेशा मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया है और मेरे अनपढ़ होने का पूरा फायदा उठाया गया है। मेरे साथ हमेशा धाराओं की बात की जाती थी, केवल इसलिए कि मैं अनपढ़ थी और मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन जब ये जेल भेजने की बात करती थी तो मैं डर जाती थी और चुप हो जाती थी। तभी बीच में दीपा कहती है, जज साहब बिना सबूत के आप ये सब सच कैसे मान सकते हो? तभी नेहा अपने हाथ पर बने निशानों को दिखाती है। जज साहब ये सब सबूत बताते हैं कि इन्होंने मेरे साथ हिंसा की है और इसके अलावा आर्यन भैया ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये मुझे आईपीसी की धाराओं की धमकी दे रहे थे और मुझ पर हाथ भी उठा रही थी। जज साहब दोनों तरफ की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। दोनों पक्षों के सबूत और गवाहों को देखने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि नेहा और साहिल के तलाक को मंजूरी दी जाती है। साथ ही दीपा, जो कि स्वयं एक वकील है, इन्होंने कानून के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है और अपनी बहू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। इसलिए अदालत इनके वकील का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश देती है। जज साहब का फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। दीपा के चेहरे का घमंड उतर चुका होता है। दूसरी तरफ नेहा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। सनी, रीना और आर्यन तीनों खुश हो जाते हैं। रीना तुरंत नेहा के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। अब तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ेगा। अरे अनपढ़ हुए तो क्या, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई हमें डरा कर चुप करा देगा। सच कह रही हो रीना, अगर तुम और जीजू आर्यन भैया को सब ना बताते तो शायद मैं जिंदगी भर डर डर के ही जीती रहती। देखो नेहा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि अपने हक और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी जरूरी होती है।